वेलकम स्टूडेंट, डिप्लोमा सिविल सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर। सब्जेक्ट इरिगेशन इंजीनियरिंग। सब्जेक्ट हमारा क्या है? इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो इरिगेशन इंजीनियरिंग में जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, आज का जो टॉपिक है वो है ऊर्जा क्षेत्र, एनर्जी डिसिपेटर्स। एनर्जी डिसिपेटर्स यानी कि ऊर्जा क्षेत्र। तो ऊर्जा क्षेत्र में हमें पढ़ना है प्रपात पर पानी। देखो, प्रपात के बारे में हमने पढ़ा अब तक, अब लिख रखा है उन्होंने प्रपात पर पानी ऊंचाई से नीचे की ओर आता है। प्रपात पर पानी क्या है? ऊंचाई से। तो प्रपात जो होते हैं हमारे पास, जो फाल होते हैं, वो पानी ऊपर से नीचे की ओर आता है, यानी कि इस तरीके से पानी का फ्लो होता है, ऊपर से नीचे की ओर आता है, जिससे उसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में चेंज हो जाती है। अगर किसी वाटर की यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा है, जैसे ही वो पानी यहाँ पर आएगा तो वो गतिज ऊर्जा में चेंज हो जाएगा, यानी कि स्टैटिक एनर्जी हमारी डायनामिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो और इस अधिक परिवर्तित हो जाती है, और इस अधिक वेग के कारण पानी का इम्पैक्ट अनुप्रवाह में आधार तल पर और किनारों पर पड़ता है, जिससे कटाव की संभावना प्रबल हो जाती है। जैसे ही पानी ऊपर लेवल से नीचे की ओर आता है तो कटाव की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि पानी हमारा बहुत तेज़ी से ऊपर से नीचे की ओर आता है। तो स्थितिज ऊर्जा का पानी तुरंत इधर आके गतिज ऊर्जा में बदल जाता है। पानी का वेग कम करने के लिए आधार तल पर जिन स्ट्रक्चर का निर्माण किया जाता है उन्हें ही ऊर्जा क्षेत्र, एनर्जी डिसिपेटर्स किसे कहते हैं? जो जहाँ पर हमारा पानी गिरता है ऊपर से आके, जो भी हम कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे हमने शारदा प्रपात है या कोई सा भी प्रपात हमारा है, जब हम बनाते हैं तो उसका सिर्फ मेन मकसद क्या होता है कि पानी का वेग कम करने के लिए, और आधार तल पर जिन स्ट्रक्चर का निर्माण किया जाता है उन्हें ही हम ऊर्जा एनर्जी डिसिपेटर्स कहते हैं। वेग कम हो जाने से पानी की गतिज ऊर्जा नष्ट हो जाती है। जैसे ही हमारी वेलोसिटी कम होगी तो वैसे ही हमारी पानी की गतिज ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। तो डायनामिक एनर्जी यानी कि नष्ट हो जाएगी। तो नीचे दिए गए ऊर्जा क्षेत्रों में से किसी एक अथवा अधिक का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जल कुशन यानी कि वाटर कुशन, विफ वॉल और डिफ्लेक्टर। तो इस तरीके से हमारे पास दिया रखे हैं जल कुशन यानी कि जो एनर्जी डिसिपेटर्स हैं, जल कुशन इनके वाटर कुशन, विफ वॉल, डिफ्लेक्टर। नंबर 5 फ्रिक्शन ब्लॉक, रिविट पिचिंग और डेंटेटेड सिल, दांतेदार सिल। तो एनर्जी डिसिपेटर्स में ये 5 तरह के डिसिपेटर्स हैं, जिनके ज़रिए हम पानी के वेग को कम करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पर मैं दिखाया है यहाँ पे जल कुशन, इनके वाटर कुशन। प्रपात में ऊपर से गिरने वाला पानी सिस्टम्स में गिरता है।
सिस्टम, प्रपात में ऊपर से गिरने वाला पानी सिस्टम में गिरता है और इसकी गहराई तथा लंबाई अनुभव और एवं मॉडल अध्ययन के आधार पर निर्भर करती है। इसमें पानी शांत अवस्था में भरा रहता है। यह शांत पानी ही जल कुशन का कार्य करता है। यह कुशन पानी के संघट को कम कर देता है और इस प्रकार गिरते पानी की गतिज ऊर्जा नष्ट हो जाती है। प्रपात में ऊपर से गिरने वाला पानी सिस्टम में गिरता है। इसकी गहराई तथा लंबाई अनुभव एवं मॉडल अध्ययन के आधार पर निर्भर करती है। इसमें पानी शांत अवस्था में भरा रहता है और यह शांत पानी ही जल कुशन का कार्य करता है और यह कुशन पानी के संकट को कम कर देता है। इस प्रकार गिरते पानी की गतिज ऊर्जा नष्ट हो जाती है। वेफल वॉल, प्रपात में बने सिस्टम के आगे एक अनुप्रवाह की ओर नहर की चौड़ाई की दिशा में एक कम ऊंचाई की दीवार बना दी जाती है। यही दीवार वेफल दीवार कहलाती है। सिस्टम में पानी की गहराई इसी दीवार की ऊंचाई के बराबर होती है और यह दीवार सिस्टम में जल कुशन की गहराई को बढ़ाती है। इस दीवार के द्वारा पानी में एक हाइड्रोलिक जंप भी उत्पन्न होता है जो अतिरिक्त ऊर्जा को नष्ट करने में सहायक होता है। विफ वॉल, यह प्रपात में बने सिस्टम के अनुप्रवाह की ओर नहर की चौड़ाई में बनी एक वर्टिकल दीवार है जिसके ऊपरी सिरे पर प्रतिप्रवाह और एक प्रोजेक्शन के अनुसार निकला जाता है। एक विफल वॉल है। विफ वॉल कौन सी होती है? विफ वॉल हमारे पास ये तो जब प्रोजेक्शन के अनुसार निकला रहता है और इसे ही हम विफ वॉल कहते हैं। प्रपात का पानी नीचे गिरकर इस दीवार से टकराकर प्रतिप्रवाह की ओर मुड़ जाता है। इससे पानी की गतिज ऊर्जा नष्ट हो जाती है। डिफ्लेक्टर, प्रपात फाल के अनुप्रवाह की ओर एप्रन के अंतिम सिरे पर बनी कम ऊंचाई की दीवार होती है जो पानी के प्रवाह की दिशा को उलट देती है जिससे पानी की गतिज ऊर्जा नष्ट हो जाती है। तो ये हमारे पास क्या है? डिफ्लेक्टर, विक्षेपक। तो डिफ्लेक्टर में यहाँ पे एक डिफ्लेक्टर दिखा रखा है यहाँ पे यो। तो डिस्चार्ज एप्रन्स, ये डिफ्लेक्टर हमारा दिखा रखा है। यहाँ पे आता है फ्रक्शन ब्लॉक। प्रपात की शिखर दीवार से आगे बने एप्रन में सीमेंट कंक्रीट के पूर्व निर्मित ब्लॉक विषम अंतराल में ऊर्ध्वाधर स्थिति में लगा दिए जाते हैं। इन ब्लॉकों को की एप्रन के ऊपर ऊंचाई डिस्चार्ज में पानी की गहराई इसके 1/4 से कम नहीं होनी चाहिए। आकृति के आधार पर ये ब्लॉक दो प्रकार के होते हैं।
तो यहाँ पे ये कुछ ब्लॉक दिखा रखे हैं, आयताकार घर्षण ब्लॉक, तो लूज प्रोटेक्शन और स्टैगर्ड स्टैगर्ड पिचिड ब्लॉक, स्टैगर्ड पिचिड ब्लॉक, हॉरिजॉन्टल एप्रॉन डिस्चार्ज, वर्टिकल वॉल। वर्टिकल वॉल, हॉरिजॉन्टल एप्रॉन्स डिस्चार्ज, स्टैगर्ड पिचिड ब्लॉक, तो लूज प्रोटेक्शन, आयताकार घर्षण ब्लॉक, रेक्टेंगुलर फ्रिक्शन ब्लॉक। ये ब्लॉक आयताकार काट के होते हैं, एप्रन में ये विषम अंतराल पर लगाए जाते हैं, इसलिए इन्हें स्टैगर्ड ब्लॉक भी कहते हैं। आयताकार घर्षण ब्लॉक, ये ब्लॉक आयताकार काट के होते हैं और एप्रन में ये विषम अंतराल पर लगाए जाते हैं, इसलिए इन्हें स्टैगर्ड ब्लॉक भी कहते हैं। विषम अंतराल के कारण पानी बार बार इन ब्लॉकों में टकराकर अपनी गतिज ऊर्जा नष्ट कर देता है और ये ब्लॉक सिस्टम के साथ ही संयुक्त रूप से यूज किए जाते हैं। ऊर्जा क्षय की यह प्रभावी और सरल विधि है। इन ब्लॉक के बीच की दूरी की ब्लॉक की ऊंचाई की दोगुनी रखी जाती है। ये अब हर 2 या 3 पंक्तियों में लगे होते हैं। स्टैगर्ड पिचिंग आप समझे, जैसे कि सपोज एक सिंपल कोई ये सिंपल एक फर्श है, इसके ऊपर हमने क्या करा, कुछ उबड़ खाबड़ ऊंचे से करके कुछ पार्ट्स बना दिए हैं। जब पानी जब फ्लो जाएगा तो इसे टकराएगा, जिससे इसकी पानी की वेलोसिटी कम हो जाएगी। तीरनुमा घर्षण गुणांक, एरो फ्रिक्शन ब्लॉक। तो एरो फ्रिक्शन ब्लॉक की आप पहले एक फिगर बनाओ ताकि इसको अच्छे से जान सको। तो तीरनुमा घर्षण ब्लॉक्स, एरो फ्रिक्शन ब्लॉक, इन ब्लॉक के अनुप्रस्थ काट त्रिभुजाकार आकृति का होता है। काट का आकार ऊपर की ओर छोटा होता जाता है और इन ब्लॉकों को टकराकर पानी नहर की चौड़ाई की दिशा में मुड़ जाता है, जिससे ये प्रपात में गिरने वाले पानी से टकराकर अपनी ऊर्जा नष्ट कर देते हैं। इन ब्लॉकों के एप्रन में लगाने की विधि आयताकार घर्षण ब्लॉकों को ही समान होती है। तो फ्रंट एलिवेशन दिखा रखा है ना फिगर में, ये दिखा रखा है इसमें फ्रंट एलिवेशन यानी सम्मुख दृश्य, ये प्लान है और ये साइड एलिवेशन है। अब देखो, तो ये था फ्रंट व्यू, साइड व्यू और प्लान, इन तीनों से भी हम आइसोमेट्रिक व्यू बना सकते हैं। तो इसलिए इंजीनियरिंग ड्राइंग जो सब लोग बच्चों को पढ़ाई जाती है फर्स्ट ईयर में, कॉमन सब्जेक्ट है, उसका मेन मकसद सिर्फ यही है कि किसी फिगर की डायरेक्शन को आप सही तरीके से समझ सकें। साइड फ्रंट एलिवेशन यानी कि फ्रंट व्यू फिगर की जो हमारे पास फ्रंट है, सम्मुख दृश्य, ये वो इस तरीके से हो सकता है। साइड व्यू हमारे पास ये है, प्लान ये है। तो देखो टोटल देखने पे ये ऐसे लगेगा जैसे इसने बना रखा है, जो त्रिभुजाकार जा रही है। तो
तो यहाँ पे तीरनुमा घर्षण एरो फ्रिक्शन ब्लॉक दिखा रखे हैं। नंबर 6 पे आता है जी रिविट पिचिंग। रिविट पिचिंग ये है यानी कि रुक्ष सतह रूफ सरफेस पानी के वेग को कम कर देती है और इसी सिद्धांत के आधार पर प्रपात के आगे एप्रन में ईंट चिनाई एकांतर पद्धति में कर दी जाती है, जिससे क्रमानुसार ईंटें किनारों तथा सिरों पर लगाई जाती हैं। सिरों पर लगी ईंट अर्थात खड़ी ईंट फर्श से बाहर निकली रहती है, जिससे फर्श खुरदरा हो जाता है। ऊर्जा क्षय की यह भी एक प्रभावी विधि है। तो रिट पिचिंग दिखा रखी है। रिव क्या नाम दिया है उन्हें? रिविट पिचिंग। तो ये रिविट पिचिंग दिखा रखी है यहाँ पर। रिविट पिचिंग में अगर आप देखें तो ये बैंक हमारे पास है, तो ब्रिक ऑन द एज, ब्रिक ऑन एंड। तो रिविट पिचिंग में ये है कि जब पानी हमारा इस तरीके से आएगा तो होता हुआ तो उसका वेग कम हो जाएगा। दांतेदार सिल, डिटेंटेड सिल, डेंटेटेड सिल यानी कि दांतेदार सिल पानी का वेग कम करने के लिए सिस्टम के अंत में अनुप्रवाह की ओर दांतेदार पायनुमा दीवार बना जाती है। अब ये एक दांतेदार दीवार बना रखी है, इस तरीके की दीवार है, सिस्टम के बना दी जाती है। ये दांतेदार पाइप सिस्टम से आ रहे पानी में जलीय वेग उत्पन्न करते हैं, जिससे इस पानी की गतिज ऊर्जा नष्ट हो जाती है। इस प्रकार के दांते ढालू सतह स्लोपिंग के अंत में भी बनाए जाते हैं। तो दांतेदार सिल के अंदर क्या है, ये एक सीमेंट कंक्रीट का उन्होंने स्ट्रक्चर बना रखा है। इस सीमेंट कंक्रीट के स्ट्रक्चर में ही उन्होंने ये दांतेदार हमारे कुछ ग्रोव्स बना रखे हैं खाने, ताकि पानी का वेग कम हो सके। तो ओवरऑल इस टॉपिक का सारे का मेन मकसद यही था कि जो भी पानी हमारा ऊपर से आता है, मैं एक फिगर बना कर दिखाता हूँ आपको कि सपोज ये पानी, यहाँ पर बहुत सारा पानी की हम बनाए थोड़ा सा कुछ, तो यहाँ पर बहुत सारा पानी है
तो पानी किसी भी हेड वर्क से, ये हेड वर्क है यहाँ पे, ये फाटक मान लीजिए, इस फाटक से होता हुआ अब यहाँ पे हमने ढाल बनाया, ढाल बनाने के बाद फिर हमने ये लिया, फिर ढाल बनाया, फिर आगे ले गए। तो जैसे ही पानी हमारा यहाँ से होते हुए इधर आएगा, बहुत ज़्यादा पानी यहाँ आएगी, तो यहाँ भी हमारे पास कुछ हेड वर्क होना चाहिए ताकि इसकी लिमिटेशन के अकॉर्डिंग ही पानी आगे जाए। तो ओवरऑल किसी भी प्रपात के पानी के का जो वेग होता है वो हमारा बहुत तेज़ होता है। पानी शुरू में जो होता है स्थितिज ऊर्जा होती है उसके अंदर, फिर बाद में जैसे किसी प्रपात से नीचे की ओर आता है तो वो गतिज ऊर्जा पानी की बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसको प्रपात के जरिए गतिज ऊर्जा को कम किया जाता है। तो ये जैसे बहुत सारे लगभग 6-7 टाइप के उन्होंने दिखाएं कि एनर्जी डिसिपेटर्स। तो एनर्जी डिसिपेटर्स का मतलब है कि किस ऊर्जा को कम करना। ऊर्जा क्षय मीन्स ऊर्जा को कम करना। जैसे ही उसकी ऊर्जा बढ़ती है, अगर कोई चीज़ ऊपर से किसी बेग से नीचे की ओर जाएगी तो उसका बेग बढ़ जाएगा। तो बेग को कम करने के लिए जो हम बीच में कुछ वेफल वॉल्स या विव वॉल या डिफ्लेक्टर बनाते हैं, तो उसका मेन कार्य पानी के बेग को कम करना होता है, ऊर्जा को, डायनामिक एनर्जी को स्टैटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का होता है। तो ये कुछ टॉपिक थे जो मैंने आपको बताया। अब इस पर भी मैं कल इंशाल्लाह एक ऑब्जेक्टिव टाइप का एक लेक्चर मैं आपको पीडीएफ में भी दूंगा, और अपना एक पीडीएफ के अलावा जो मैं कुछ अपने द्वारा बताऊंगा, जिस तरीके से वो लेक्चर बता रहा हूँ वो भी दूंगा। और बहुत जल्द जिन बच्चों ने टेस्ट दिया है ख़ास तौर पे इरिगेशन का और आरसीसी स्ट्रक्चर का, उनका मैं बहुत जल्दी लिस्ट डिक्लेयर करने वाला हूँ। और नेक्स्ट अगले वीक में तीनों ही सब्जेक्ट के टेस्ट होंगे। अभी आरसीसी ड्राइंग का टेस्ट हम कल लेंगे। आरसीसी ड्राइंग का कल टेस्ट लेने के बाद में, उसके बाद में अगले वीक में हम 3 टेस्ट लेंगे, आरसीसी स्ट्रक्चर, आरसीसी ड्राइंग और इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो जिन लोगों ने फर्स्ट टेस्ट नहीं दिया है तो वो कोशिश करें कि सेकंड टेस्ट में अपियर हो, और जिन लोगों ने पहला टेस्ट भी दिया है तो सेकंड भी में भी अपियर हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा सभी स्टूडेंट सभी टेस्ट में आएँ। जिन लोगों का टेस्ट छूट गया है तो वो ध्यान दें कहीं ना कहीं कि वो आने वाले जो भी टेस्ट हैं उनमें कन्फर्म एग्ज़ाम दें। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि टेस्ट में अपसेट ना रहे। तो अभी मैंने जो दोनों टेस्ट दिए उसमें कुछ रिटर्न भी था, कुछ ऑब्जेक्टिव भी था, बट आने वाला जो टेस्ट दूंगा मैं तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट दूंगा। जितना मैंने पढ़ा दिया है उतने ही सिलेबस में से 20 क्वेश्चन 20 नंबर के आपको दिए जाएंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही। बाकी हम कल आरसीसी ड्राइंग का एक टेस्ट लेंगे, वो अभी मैं डालता हूँ, और उसके अगले वीक में तीनों ही सब्जेक्ट के हम टेस्ट लेंगे। तो थैंक यू क्लास।